ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और हमारे साथ हैं, मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरें लगातार दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर ये वोटिंग जारी है। और अब हम बात कर रहे हैं हॉट सीटों की। अगर जो जहां तक बात करें तो बारामती सीट पर जो है वो मुकाबला है ननद भौजाई का। बहुत दिलचस्प मुकाबला है। पिछले साल एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद यहां इमोशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में शरद पवार की बेटी और बहू आमने सामने होने और परिवार टूटने का मुद्दा बड़ा है। मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे मुद्दे यहां गायब हैं। एक तरफ सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से मैदान में है तो उनकी भाभी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से उन्हें टक्कर दे रही हैं। 1960 में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला था। मुकाबला देखने को मिला था। तब से लेकर आपको बता दें कि भाई चुनाव हार गए थे। उनके यह सीट एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। अजीत पवार भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं और पिछले 3 बार से सुप्रिया यहां से सांसद चुनी जा रही हैं। ये अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या स्थितियां हैं यहां पर। एनसीपी शरद गुट सुप्रिया सुले और एनसीपी अजीत गुट सुनेत्रा पवार। तो ननद भौजाई का यहाँ पर मुकाबला है और एक तरह से देखा जा सकता है कि एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले और एनसीपी अजीत गुट से सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है और ये सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। 2 फाड़ हुआ था और तब से ये दोनों परिवारों में जो 2 फाड़ होने के बाद ये आमने सामने आए हैं और राजनीतिक रूप से बारामती लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस सीट पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब अगली लोकसभा सीट की अब जहां तक हम बात करें तो आपको बताएं कि अगली लोकसभा सीट रत्नागिरी की है और रत्नागिरी जो लोकसभा सीट है महाराष्ट्र की, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र की यह सीट है रत्नागिरी की। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राज्यसभा से सांसद राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दुर्ग की कुलाड़ सीट से 6 बार विधायक रह चुके शिवसेना से राजनीति शुरू करके राणे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। 2005 में उद्धव ठाकरे से विवाद के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2017 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और 2019 में भाजपा में पार्टी का विलय कर दिया गया। लंबे राजनीतिक अनुभव वाले राणे के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से शिवसेना और उद्धव गुट के आपको बता दें कि विनायक राउत मैदान में है। वे पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो नारायण राणे और विनायक राउत में इस समय यहां पर इस सीट पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर टक्कर है। अब अगले लोकसभा सीट की तरफ रुख करें इससे पहले हम तो ये बीजेपी से नारायण राणे, कांग्रेस से विनायक राउत, रत्नागिरी दुर्ग महाराष्ट्र सीट से आप वर्सेस देख रहे हैं। अब हम
चर्चा करेंगे, रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो गुंजन चौकसे जी प्रवक्ता बीजेपी, आनंद जैन जी कासलीवाल प्रवक्ता कांग्रेस, तूफानी निषाद प्रवक्ता सपा, आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुंजन चौकसे जी प्रवक्ता बीजेपी, सर पे हाथ रख करके आप क्यों चिंतित हैं इतनी? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए गुंजन चौकसे जी कि आप चिंतित लग रही हैं, इतनी चिंता क्यों? चलिए, गुंजन चौकसे जी से हमारा संपर्क, शायद मेरी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है। और आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जैन जी। आनंद जैन जी, आनंद जैन जी से तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपनी टीम से कि हमारे मेहमानों को अच्छी तरह से जोड़ लिया जाए, फिर हम आते हैं। तब तक हम रुख करेंगे दूसरी जो हॉट सीट है, यानी कि 5वीं हॉट सीट है इस चरण की, उसकी तरफ। और ये सीट है उत्तर गोवा की। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक उत्तर गोवा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे लगातार 5 बार से यहां पर सीट जीतते आ रहे हैं। वे 1988 में भाजपा के राज्य महासचिव बनाए गए। 1990 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वे 1994 में विधायक और 1999 में सांसद चुने गए थे। वे तभी से लगातार सांसद हैं। नाइक मोदी मंत्रिमंडल में आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने, आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे रमाकांत खलप को जो है उम्मीदवार बनाया है। राज्य के मंत्री रहे हैं रमाकांत खलप को उम्मीदवार बनाया गया है। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी नव्या ने बताया, ये 6 बार से विधायक रहे हैं। वे 1996 में सांसद चुने गए और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री रहे हैं। अब अन्य सीटों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन श्रीपद येसो नाइक और कांग्रेस से रमाकांत खलप उत्तर गोवा से हैं। अब थोड़ा सा इस बारे में और बताएंगे, हॉट सीटों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ जाना चाहेंगे। नवजीत, अपने मेहमानों से एक बार फिर हम परिचय करा दें। गुंजन चौकसे जी प्रवक्ता बीजेपी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? बहुत बहुत स्वागत है। आप सर पे हाथ रख के बैठी थी तो हमें कुछ चिंतित नजर आ रही थी। हम आएंगे आपके पास और उसी चिंता का कारण हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन पहले अन्य मेहमानों से परिचय करा दें। आनंद जैन जी कासलीवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जैन साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो इसका मतलब हम गलत थे अभी। तूफानी निषाद जी प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपको आनंद जैन समझ रहे थे, इसलिए ये मेरी गड़बड़ी है। आप अब मुस्कुराहट आपकी बिखरी है और बहुत अच्छी बात है, मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराते रहिए। आनंद जैन जी आ गए हैं कासलीवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। जी चलिए, आने लगी। और आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से गुंजन चौकसे जी महिला शक्ति से ही शुरुआत करते हैं। जब पहली बार अभी जुड़ी थी आप, तो अपने सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी। कुछ चिंता है क्या? चुनाव चल रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार 400 पार, आप चिंतित क्यों थी? देखिए, चिंता का विषय डिबेट डेट से शुरू होना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से और दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगी कि आज लोकतंत्र को मजबूत बनाने का दिन है। तो भारी बहुमत में अपने अपने घरों से निकले
संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। अब सवाल खड़ा होता है मतदान किसे करे, तो देखिए जनता जनार्दन है और मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और अगर पूरे देश की भी बात करूं तो जनता जागरूक है। जनता समझती है कि सरकार के पास पिछले 10 वर्षों में विकास का एक इतिहास हो। वो किस तरीके का विकास, हर वर्ग का विकास, हर क्षेत्र का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण जिस सरकार ने किया हो, युवाओं का कल्याण जिस सरकार ने किया हो, गरीबों का और किसानों का उत्थान जिस सरकार ने किया हो, उस सरकार को चुने, मोदी सरकार को चुने। आने वाले समय में विकसित राष्ट्र 2047 का संकल्प जिस सरकार के पास है, 25 वर्षों का विजन जिस सरकार के पास है, उस सरकार को चुने, मोदी सरकार को चुने। एक ऐसी सरकार को चुने जिस सरकार ने विकास पर काम किया है और एक ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसका वजूद खतरे में आ चुका है, जिसका अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जिसने प्रभु श्री राम को बहिष्कार किया है, उस पार्टी का बहिष्कार करें और अपने इस अधिकार का उपयोग अवश्य करें। सरकार को चुने, चुनने की आपने एक चॉइस दी है, लेकिन बारामती सीट से किसको चुने? ननद को चुने कि भौजाई को चुने? जी गुंजन चौकसे जी, आपसे ही है सवाल मेरा। जी बारामती सीट जो है जी, महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट है बारामती, आपने कहा कि चुने, सरकार को चुने ठीक है, लेकिन इस सीट पर ननद भौजाई हैं, तो ननद को चुने कि भौजाई को चुने? देखिए जनता जनार्दन, ये जनता का हक है और जनता का अधिकार है। ये जनता निर्णय ले सकती है कि जनता को किस प्रतिनिधि के रूप में किस व्यक्ति को देखना है। क्या जनता चाहती है कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास एक ऐसी पार्टी हो जो एक मजबूत पार्टी है, जिस पार्टी ने हमेशा विकास के लिए काम किया है, वो वैसे प्रतिनिधि को चुनेगी। जनता जानती है कि एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जिसने सिर्फ अपने अपने बेटों को बचाने का काम किया है, सीट बचाने का काम किया है, सत्ता बचाने का काम किया है, जिसने सिर्फ बहिष्कार की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की है, देश की जनता को धर्मों के नाम पे विभाजन करने की राजनीति की है। ऐसी पार्टी का जनता बहिष्कार करेगी और ऐसी पार्टी को चुनेगी जनता जनार्दन जिस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की बात की है, जिस पार्टी ने सनातन की बात की है, जिस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है, जिस पार्टी ने प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का काम किया हो। जनता एक ऐसी पार्टी को चुनेगी, जनता एक ऐसे प्रतिनिधि को समर्थन देगी। जनता जागरूक है और जनता का हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने जिस तरीके से 10 वर्षों का इतिहास देखा है, 370 जिसने हटाया हो, कश्मीर जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता था, आज उसे टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को जिसने सशक्त किया हो, घर चलाने वाली महिलाओं को संसद चलाने में योगदान देने की बात की, 33% रिजर्वेशन जिस सरकार ने बात की हो, सीए जिस सरकार ने लागू किया, आएंगे हम आपके पास, चौकसे जी आएंगे आपके पास, चौकसे जी हम आएंगे आपके पास, जी चौकसे जी हम आपके पास आएंगे। अन्य मेहमान भी बहुत इंतजार में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी कासलीवाल, हम आपके पास आना चाहते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है बारामती लोकसभा सीट से, जो हॉट सीट है लोगों के बीच। एक ही परिवार से 2 लोग चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है आपको? जी हेलो जी जी हेलो जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बोलिए सर। जी आप अपनी बात रखिए, हमने सवाल पूछ लिया। बारामती, मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा? बारामती लोकसभा सीट से ननद भौजाई चुनाव मैदान में है। बड़ी दुविधा की स्थिति होगी वहां पर मतदाताओं के बीच। एक ही परिवार से 2 महिलाएं चुनाव मैदान में, अजीत पवार की पत्नी और बहन, ननद भौजाई। क्या कहेंगे आप? चलिए, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो तूफानी निषाद जी, प्रवक्ता सपा। तूफानी निषाद जी, बात अगर जो करें उत्तर प्रदेश की,
तो सपा को एमआई फैक्टर, अब तो पीडीए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एमआई फैक्टर, मुस्लिम और यादव फैक्टर पर काफी भरोसा है। क्यों लगता है कि ये वर्ग सपा का ही साथ देगा? धन्यवाद जी। आपने जैसा कहा कि एमवाई फैक्टर है, एमवाई नहीं, ऐसा पीडीए, पीडीए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ए से वह अल्पसंख्यक और वह अगड़ा जो वंचित है उसका नारा दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये नारा दिया वो करके दिखाया। इस बार उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है वो यादव वर्ग का, जैसे आपने कहा कि एमवाई मुसलमान और यादव इसका जो है कैडर वोट है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ लेकर के चलती है, और पीडीए की वजह से इस बार इतना समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। इस बार हम उत्तर प्रदेश में 40+ सीटें जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। जिस तरह से गुंजन जी ने कहा कि 10 साल का हम विकास लेकर के देख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, तो पार्टी घबराई हुई है। 10 साल में इन्होंने जो किया है, महिला का विकास की बात करती है, जिस तरह से मणिपुर की महिलाओं, मणिपुर की बेटियों के साथ जो घटना घटी और जो सरकार उस पर न्याय करा, पूरा देश देखा। जिस तरह से जंतर मंतर पे बेटियों के साथ अन्याय और दुराचार हुआ, अपना हक मांगने के लिए बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी थी, देश की बेटियां, अपना मेडल तक लौटा दिया, उनके साथ जो दुराचार हुआ वह पूरा देश देखा। कि कौन से विकास की बात कर रहे हैं, कौन सी महिलाओं के जो है अधिकार की और महिलाओं के सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस सरकार में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ है, और इसको छुपाने के लिए देश की सरकार और प्रदेश की सरकार देश की जनता का ध्यान भटका रही है। आज देश का नौजवान परेशान, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का छात्र परेशान, देश का मजदूर परेशान, देश का हर वर्ग परेशान है, और देश की जनता इस न्याय के लिए और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार वोट कर रही है। ठीक है, अभी आपने एक बात कही कि इस बार हिस्सेदारी दी है महत्वपूर्ण। कितनी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं सपा ने? नहीं, मुसलमानों को भी दिया है, इस बार निषाद को भी टिकट दिया है, प्रजापति को भी दिया है। कितने वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए अभी मेरे पास तो आंकड़ा नहीं कितने दिया है, लेकिन दिया है। और मुस्लिम, हाँ, यादव को कम दिया है, यादव को नहीं लड़ाया है इस बार। कितने प्रतिशत मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में? हेलो, हाँ, कितने प्रतिशत मुसलमान होंगे ये भी आपको पता होगा उस हिसाब से। हाँ, 18 से 22% एक आंकड़ा है, 18 से 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। 20 मान लेते हैं तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए सर? जी, कितनी सीटें मिलनी चाहिए इनको? जी, कितनी सीटें मिलनी चाहिए सर? हेलो, हाँ जी, हम वही पूछ रहे हैं आपसे कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अगर जो 20% देखिए ये सीटें कितनी सीटें मिलनी चाहिए? नहीं, इस हिसाब से तो 15-16 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी का वो निर्णय होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है कि कौन कैंडिडेट जिताऊ है, कौन कैंडिडेट कहां लड़ सकता है। उस हिसाब से हमारी कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिताऊ पे आ गए। अब आप जिताऊ पे आ गए, माफ कीजिएगा सर, अब नहीं जिताऊ पे आ गए ना। हाँ, अभी जिताऊ पे आ गए आपके अनुसार 15-16 परसेंटेज, 12 ही सही, 12 ही सही, 10-12 ही, 10-12, लेकिन उतना भी नहीं दिए हैं आप लोग। नहीं, पार्टी तय करती है, पार्टी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं पीडीओ को ज्यादा से ज्यादा जहां जरूरत पड़ता है। कभी 12 से ज्यादा भी इन्होंने लड़ाया है। विधानसभा में आप देखिए, विधानसभा में विधानसभा में से भी ज्यादा लड़ाया है, 403। उस हिसाब से आपने लड़ाया है क्या? अरे बिल्कुल लड़ाया था जी, आंकड़े नहीं लड़ाया था ना उस हिसाब से। 20% दिया था मुसलमानों को, दिया था। नहीं, 20% तो नहीं दिया था। जरूरी नहीं है कि 20% ही मिले, 18% दिया, 15% दिया। कितना दिया था वही तो नीचे चलता रहता है, तो पता ही नहीं, आप बताएंगे ना। कभी नहीं, आप सपा के प्रवक्ता हैं तो आप बताएंगे ना। चलिए इस बात की चर्चा यहीं बंद करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आंकड़े आपके पास नहीं है। और ठीक है, अगर जो नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि हर प्रवक्ता के पास आंकड़े ही हों, और
लेकिन मुद्दे जरूर होने चाहिए। आपके पास मुद्दे हैं, हम जी। आपके पास आएंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। आदित्य नारायण जी, सवाल यहां पर यह है कि पीडीए की बात सपा करती है, कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों की बात तो करती ही है। चलिए, सबकी बातें होनी चाहिए और जिनको जो अच्छा लगता है बातें करती हैं। वास्तव में विकास के लिए जो भी बातें ये हो रही हैं, क्या महत्वपूर्ण हैं? क्या ये महत्व की हैं, लगती हैं? हम तो ये मानते हैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जिस वर्ग में, हर वर्ग में गरीब है, उस हिसाब से आरक्षण दे दीजिए। न कि आप ये कहिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने की फिराक में ये कांग्रेस सपा है, ये उन्होंने कहा है। अगर बाइट हो तो योगी आदित्यनाथ की, तो अगर आप प्ले कर सकते हो तो जरा प्ले कर दीजिए और मैं अभी सुनवा दूं अपने मेहमानों को, उसके बाद से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी। कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। आपने सुना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, आपने सुना? सुना जी। तो क्या लगता है आपको? आरक्षण का मसला इस तरीके का हो चुका है जी कि लगभग सभी पार्टियों से ना ये निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, और सभी लोग आरक्षण का जो जिन्न है उस जिन्न से सभी लोग जो है त्रस्त है। सही बात तो यह है कि आरक्षण ऐसा विषय बन चुका है पूरे देश में, खासतौर पर चुनावी राजनीति में, कि वो एक जाई वोट जो है वो दिलाने वाला होता है, और इसलिए आरक्षण की बात हर कोई कह रहा है आज। जबकि बात यह है कि वैज्ञानिक तौर पर जो आर्थिक रूप से आर्थिक आधार जो होना चाहिए उसकी बात कोई इसलिए नहीं करता कि आज लोकतंत्र में, खासतौर पर हमारे देश के लोकतंत्र में, केवल वोटों के आधार पर नीतियां बन रही है, और इसलिए जो है आरक्षण की विशेष बात जो है वो हर दल करना चाहता है और दूसरे दल को उसके प्रति जो है नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है। और इस तरीके से क्या होगा, इस प्रतियोगिता में क्या होगा कि दिनों दिन आरक्षण जो है बढ़ता ही जाएगा, और आरक्षण जातिवाद को बढ़ावा देगा। जैसे धर्म की बात है कि धर्म को आरक्षण के बीच में नहीं आना चाहिए, जातियों को भी देश में, यदि मनुष्य सब बराबर है तो जातियां क्यों बीच में आती हैं? कोई भी गरीब है, कोई भी जो है उपेक्षित है, किसी भी तबके का व्यक्ति है, कुल मिला के जातियां भी इसीलिए गिनी जाती हैं कि वो उपेक्षित रही हैं। जब जातियां उपेक्षित रही हैं तो आम इंसान भी उपेक्षित रहा है। तो इसका जो पैमाना है वो पैमाना निश्चित तौर पे वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि वो वोट दिलाता है तो उसकी चर्चा चुनाव के टाइम पर होती रहेगी। और इसी कारण ये चर्चाएं हो रही हैं, इसी कारण ये चर्चाएं हो रही इसी हैं। कारण ये चर्चा हो रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व देने में कोताही की गई है, प्रतिनिधित्व देने में कोताही की गई है। हम आना चाहेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इनके पास आना चाहेंगे। जी कासलीवाल जी, सवाल आपसे ये चाहता हूं जी,
जी 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 बोलिए। मैं और बोल सकता हूं? जी 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 जी, अपनी बात आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं, तो जहां आपने प्रतिनिधित्व की बात कह दी, तो आज जातियों को ध्यान में रख करके टिकट वितरण किया है पार्टियों ने, और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं कि वो किसी जाति विशेष की पार्टी कहलाई जाती हैं। तो इसमें कहने का यह बात है कि लोकसभा जैसा सदन जो देश की रीति नीति का निर्धारक होता है, जहां हमारे क्षेत्र की आवाज को उठाने वाली बात होती है, कोई भी योग्यतम व्यक्ति जो है चुना जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र का, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का योग्यतम व्यक्ति जो उस क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखता है, उसको आगे आना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। इसकी जगह पार्टियां जो है जाति को ध्यान में रख करके लोकसभा के टिकट का वितरण कर रही हैं, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, हम तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एक समय सरताज सिंह जी होशंगाबाद से लोकसभा का 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और सरताज सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी जाति के व्यक्ति जो है 0.1% भी उस क्षेत्र में नहीं थे जी। उसके बाद भी लोगों ने उनको चुना, क्योंकि उनकी योग्यता के आधार पर चुना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी, बिल्कुल। लेकिन राजनीति का ट्रेंड जो बदलता चला जा रहा है, लगातार जातिगत नीति से जो है निर्णय हो रहे हैं। धर्म को बीच में लाया जा रहा है, जातियों को बीच में लाया जा रहा है, वर्गों को, भाषाओं को, क्षेत्रों को। तो इस तरीके से उत्तर दक्षिण को, पूर्व को, ये सब बातें जो जैसे चलाई जा रही है, जिस तरीके से भी देश के लोगों को जिस तरीके से बांट करके वोट लेना चाहते हैं, इस नीति को कहीं पे भी कोई युक्त नहीं कह सकता, उचित नहीं कह सकता। जी ठीक है जी। हम कासलीवाल जी के पास आना चाहेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। अच्छी बात है, बहुत देर बाद हम आपके पास आए हैं, शायद तकनीकी खामी की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। हम आप से एक प्रश्न ये रखना चाह रहे हैं कि बात यहाँ पर आरक्षण की हो रही है, प्रतिनिधित्व की हो रही है, और इस चुनाव में मुद्दे भी हैं, हिंदू मुसलमान भी है। आप लोग भी मुस्लिम वर्ग को अपने आप को हितैषी कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम वर्ग के हम हितैषी हैं। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, हितैषी हर वर्ग का होना चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं। कभी नहीं कहा सर, इसमें आप करेक्शन कीजिए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा पोर्टफोलियो पे या किसी पे सार्वजनिक स्थान पे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया भ्रम है कि हम मतलब आप लोग मुस्लिमों के का पक्ष नहीं लेते हैं? नहीं लेते कभी नहीं लिया। हम देखिए, हमारी पार्टी सर्व संप्रदाय की मजबूरी में सबके विकास की बात, सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी का एजेंडा है। अब आप भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। सभी पार्टी ये बोलते हैं, पर उसको निभाया कांग्रेस ने है पिछले 75 सालों में। इस देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भाषण देने का काम किया है। तो ये एक बेसिक फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। लीजिए, दूसरा में एक आदित्य योगीनाथ जी का अभी सुन रहा था, तो शायद संविधान में 27% से ज्यादा आरक्षण का प्रोविजन कहीं भी नहीं है। तो ये आज एक बार फिर भ्रम फैला रहे हैं। जैसे हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारे अधिकार छीन के, दूसरी जातियों के अधिकार छीन के मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। तो ये भ्रम भी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, पर ये भ्रम भी मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच से झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रति। लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में तो लिखा है ना न्याय पत्र में। जाएंगे इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर लाठीचार्ज हुआ है। आपको बता दें कि वोटर्स ने मारपीट का लगाया आरोप। ताजा वीडियो भी जो है इसका आपको बता दें कि वायरल हुआ, बूथ संख्या 181, और इसी के साथ आपको बता दें कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इसका वीडियो जो है वायरल हुआ है। तो वोटर्स ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से। ताजा वीडियो भी ग्राम ओवारिका से जो है सामने निकल कर आया है। वहीं बूथ संख्या 181, 182 पर ये सारी घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने पोलिंग स्टेशनों से वोटर्स को खदेड़ा। चलिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा अब मोदी 400 सीटें इसलिए मांग रहा है ताकि
कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर साजिश रोक सके। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जो कांग्रेस आपको बता दें कि कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू ना कर दे, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला ना फोड़ दे, ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है पीएम? हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, ये भी मेरे लिए सवाल है। अरे इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024 ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको वो इतनी भी याद नहीं है। वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने किया मतदान। सहपरिवार मतदान केंद्र पर किया मतदान। आलोक शर्मा ने मतदान करके जो है अपील की है। आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से, सहपरिवार के साथ मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया है। आलोक शर्मा ने की मतदान करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे पीएम, ऐसा आलोक शर्मा ने कहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने जो मतदान किया राष्ट्र हित देश हित के लिए किया है और भोपाल की सर्वांगीण विकास के लिए किया है। ये वोट मैंने मोदी जी के लिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने पति को भोपाल सांसद बनाने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा खुद मतदान करने पहुंचे थे अपने मतदान केंद्र पर। सब परिवार पहुंचे, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सब परिवार मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, क्या मुद्दे रहे? देखिए, हर नागरिक का नैतिक दायित्व, नैतिक जवाबदारी है कि लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। एक एक मत की कीमत होती है। एक एक मत से सांसद बनता है, उनके एक मन से देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो मतदान अवश्य करिए। इसके लिए पिछले कई दिनों से भोपाल में सभी राजनीतिक दल हो, आपका चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबने एक अवेयरनेस, जागरूकता का माहौल बनाया। सोशल मीडिया पे लोगों ने अलग अलग तरीके से पोस्ट डाली कि लोकतंत्र के उत्सव को हर्षोल्लास भरे वातावरण बनाएं। आज भोपाल में लंबे समय के बाद देखने को मिला है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सबने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान विश्वगुरु बने, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने। इसके लिए भोपाल की जनता वोट कर रही है। आपने रोड शो किया, सभाएं की, सर झुकाकर जनता का आशीर्वाद माना। आज कितना आशीर्वाद मिलेगा और क्या आशीर्वाद कितना मिलने वाला? देखिए, भोपाल की जनता का आशीर्वाद भोपाल के बेटे को मिलेगा। भोपाल को बेटे को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? भोपाल की जनता मुझे प्यार करती है। 2 बार पार्षद बनाया, महापौर बनाया। मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता भोपाल के बेटे को, चूंकि लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, उस परिवार का बेटा हूं, मुझे आशीर्वाद देगी। और प्रतिशत बढ़ाना एक चैलेंज रहा है, इस बार बढ़ेगा? ये हमारे साथ थे लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जरूर वोट प्रतिशत बढ़ेगा और वो भोपाल की जनता उसके अपने बेटे को चुनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाकर कमल के फूलों की माला बनाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि दुर्ग से कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वोट डाला है। राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है बघेल।
जनता से मतदान करने की अपील भी की है। बड़ी खबर दुर्ग से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने मत का प्रयोग किया है, राजनांदगांव में मतदान किया है और जनता से मतदान करने की अपील भी की है। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मतदान किया है, जशपुर में मतदान केंद्र पर किया मत का प्रयोग, जनता से मतदान करने की अपील की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मतदान किया है और जनता से भी अपील की है कि मतदान करें। जशपुर में मतदान केंद्र पर पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय ने मतदान किया है। लगातार हम अपडेट देते रह रहे हैं अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों से हम क्षमा चाहते हैं कि बीच बीच में हम चर्चा को रोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये है कि जो महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं जनता को बताना जरूरी है, इसलिए हम एक बार फिर आप सभी मेहमानों से क्षमा चाहते हैं। पुनः अपने चर्चा की तरफ लौटेंगे। चौकसे जी कुछ कह रही थी। जी देखिए, जिस तरह अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनको बात की कितना वो बात ही दर्शाता है कि किस तरह जब आपने सवाल पूछा मुस्लिम समुदाय का, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम मुस्लिम समुदाय का समर्थन करते हैं। यही दर्शाता है कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, कांग्रेस की चाल क्या है और कांग्रेस का चेहरा क्या है। देखिए, सबका साथ सबके विकास में अगर यकीन रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। कांग्रेस हमेशा से देश में जनता को भ्रमित करती आ रही है, विभाजित करती आ रही है और विभाजन का एजेंडा धर्म के नाम पे। इन्होंने कहा, हमने ऐसा कब कहा? राहुल गांधी जी ने कई रैलियों में, कई सभाओं में इस चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं धर्म के नाम पर अब रिजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आऊंगा। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुस्लिम समुदाय को ओबीसी की कैटेगरी में डालकर ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी, ये धर्म के आधार पर बांटी। देखिए, हम सिर्फ इतना कहते हैं, सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं, सबके विश्वास में यकीन रखते हैं, सबके प्रयास में यकीन रखते हैं। रिजर्वेशन जो संविधान ने दिया था वो जातियों के आधार पर दिया है, धर्मों के आधार पर नहीं दिया है और उसका आदर करना आपका और हम सबका फर्ज है। संविधान को अगर अपमान का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। ये आरक्षण की बात करते हैं। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से और उनके शीर्ष नेतृत्व से, आजादी के बाद 30 वर्षों तक बहुमत की सरकार रही थी निरंतर कांग्रेस की, क्या इन्होंने तब आरक्षण की बात की? आरक्षण पहली बार तब आया है, मंडल कमीशन पहली बार तब बना है जब कांग्रेस की सरकार गई और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जनता दल के रूप में, तब आरक्षण। चौकसे जी, हम आपको रोकना चाहेंगे 2 मिनट के लिए, हम आपको रोकना चाहेंगे 2 मिनट के लिए, हम आपको रोकना चाहेंगे। आनंद जैन जी कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और एक जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही है कि कहीं भी न्यायपत्र में मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया गया है, मुस्लिम वर्ग का जिक्र नहीं किया गया है, आपने ऐसा कहा है जी। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, कहीं भी मेंशन नहीं है कि मुसलमानों को यह हक दिया जाए। अल्पसंख्यकों का लिखा है, अल्पसंख्यक में 6 बिल्कुल अल्पसंख्यकों की बातें की गई हैं, जो भ्रमित कर रही है बीजेपी जी। अल्पसंख्यकों की बातें की गई हैं, अल्पसंख्यकों की बातें की गई हैं, यानी कि अगर जो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से जोड़ करके देखा जाए कि ओबीसी, एससी और एसटी जहां तक बात है, इनके जो आरक्षण है काट करके अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ऐसा आप मानते हैं? आपने अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है अपने न्याय पत्र में और हम उस न्याय पत्र को दिखाना चाहते हैं, ठीक है? हम उस न्याय पत्र के पेज दिखाना चाहते हैं, किस पेज में क्या क्या बातें कही गई हैं। चौकसे जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आ रहे हैं। हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि पेज नंबर किन पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है, आइए पहले हम दिखाते हैं। पृष्ठ संख्या 6, आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराकर सुधार के कदम उठाएंगे। न्याय पत्र की बात हो रही है जो जारी किया है कांग्रेस ने। पृष्ठ संख्या 7, बहुसंख्यकवाद को जगह नहीं मिलेगी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं, बहुसंख्यकवाद को जगह नहीं दी जाएगी।
पृष्ठ संख्या 8, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार बरकरार रखे जाएंगे। तो किसके मौलिक अधिकार का हरण हो रहा है अभी, ये आप बता दीजिए। पृष्ठ संख्या 9, शिक्षा, रोजगार, सेवा, खेल, कला का लाभ पाने में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दूसरों को क्यों नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आसान कर्ज देने की नीति अपनाई जाएगी। और क्यों, दूसरे वर्गों को क्यों नहीं ये नीति अपनाई जाएगी। अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके में बिना भेदभाव के अवसर मिलेंगे, दूसरों को क्यों नहीं मिलेंगे, ये बात बताइए। प्रश्न संख्या 20, नीति में उपयुक्त बदलाव से धन आय की असमानता का बदलाव किया जाएगा। चलिए, ये चीजें मेंशन की गई हैं कासलीवाल जी, ये चीजें मेंशन की गई हैं। अब आप मुझे ये समझाइए, हमें आप ये समझाइए कि बहुसंख्यकवाद को जगह नहीं दी जाएगी, अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी, ये जरा समझा दीजिए मुझे। नहीं, बहुसंख्यकवाद को तो अभी भी जगह है, SC, ST, OBC वो तो ऑलरेडी जगह है और संविधान में उसका प्रोविजन है। कांग्रेस इस प्रोविजन में परिवर्तन लाना चाहती है कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हमेशा बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबाते हैं, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर 0.1% जैन समाज के लोग हैं, 0.1% बौद्ध समाज के लोग हैं, तो आज हमारा अस्तित्व क्या रहेगा, जिसका हमको संविधान ने अधिकार दिया है और जिस संविधान का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में ये हमारे धर्म को, जैन समाज के कई तीर्थों पे इन्होंने कब्जा किया, हिंदुओं ने उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुसलमानों की बात करते हैं, ये क्रिश्चियनों के मंदिरों में जो पूजा होती है, झाबुआ क्षेत्र में मैं खुद प्रवक्ता करके वहां गया हूँ, वहां की कंप्लेंट है कि अगर आप वहां पे प्रे करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आप पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो ये जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कृत्य किया है, ये लोगों को दबाने का काम किया है, तो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है। और बहुसंख्यकों के लिए आज हम अगर बेरोजगारों को 1 लाख रुपया साल दे रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया साल दे रहे हैं, किसानों को MSP दे रहे हैं, किसानों के लिए इंश्योरेंस का कानून ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, तो ये तो सबके लिए है। आप उनको अल्पसंख्यकों पे क्यों ले जा रहे हैं? जी नहीं, जो अल्पसंख्यकों को लिखा गया है ना न्याय पत्र में, हम उसकी बात कर रहे थे। लिखा है, मतलब हर आदमी की, हर पार्टी के अपने एक प्रोजेक्शन होता है जी। तो अगर अल्पसंख्यक यहाँ असहाय महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे, कभी भैंस के नाम पे, कभी गाय बीफ के नाम पे, तो आज अगर हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत क्या है? चलिए ठीक है गुंजन चौकसे जी और तूफानी निषाद जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, चूंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो बातें हो रही हैं उन बातों पर अडिग रहना भी चाहिए। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर जनता की नजर है। क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर भी नजर है। लेकिन मतदान हो रहा है तीसरे चरण का, जनता होशियार है। अगर इस तपती धूप में मतदान केंद्र तक जा रही है तो जरूर कुछ सोच कर जा रही होगी, आकलन करके जा रही होगी, और लगातार इसी आकलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे से और लगातार शाम तक दिखाते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सहयोगी नवजीत कौर के साथ हमें थोड़ी देर के लिए दीजिए विराम, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।